दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिभुज, आज हम त्रिभुज को पढ़ेंगे, जो कि आप पिछली कक्षाओं में यानी आपने क्लास 8 में भी त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। लेकिन कक्षा 9 में हम क्या है त्रिभुज के बारे में थोड़ा हम डीपली जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और उससे संबंधित किस प्रकार के जो हम आगे की क्लास में आएंगे तो उससे संबंधित किस प्रकार के सवाल आएंगे। ठीक है, तो आज हम त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा कि त्रिभुज क्या है। ठीक है, तो देखो हमारी जो एनसीईआरटी है इसमें भी हमारी एक परिभाषा लिखी हुई है, आप चाहे तो इसे में पढ़कर आप समझ सकते हैं। इसमें दिया गया है कि त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज क्या है और त्रिभुज की कैसी आकृति होती है। तो इसमें दिया गया है कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति यानी क्लोज फिगर एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल, इसको अंग्रेजी में ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तिर, इसका अर्थ होता है तिर, तिर का अर्थ होता है तीन, क्या होता है तीन, यानी जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। तो देखो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि त्रिभुज क्या है। देखिए, तो मैंने देखो इसके कुछ नोट्स हैं, मैंने आपको इसमें पहले ही बना लिए हैं ताकि मुझे आपको जल्दी से जल्दी समझाने में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको समझने में भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब मैं आपको ऑलरेडी पहले नोट्स बना लेता हूं तो उसमें आपको भी फायदा हो जाएगा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहले बोला गया है कि त्रिभुज क्या है, तो सब में पहले हम समझेंगे त्रिभुज क्या है। तो इसमें बोला गया है कि त्रिभुज तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति है। कैसी है, बंद आकृति, यानी जैसे मान लो इसमें एक रेखा यूं खींची गई है, एक रेखा इस प्रकार खींची गई है, एक रेखा इस प्रकार, तो इसके अंदर ये जो आकृति बनाई है ये शैडो आकृति, जब मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको अंडरलाइन, तो हमारे पास ये जो आकृति बनी यानी तीन रेखाओं द्वारा घेरी गई जो ये आकृति है, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये अंदर की जो आकृति हमारी क्या कहलाई, त्रिभुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इसके अंदर की आकृति ये कहलाएगी हमारी त्रिभुज। क्या कहलाएगी, त्रिभुज, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, अब इसकी क्या विशेषता होती है, इसको तो आपको समझ में आ गया त्रिभुज क्या होती है, तीन रेखाओं द्वारा घेरी गई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक, अब जो हमारा त्रिभुज होता है इसमें क्या होती है, तीन भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं और इसके तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। देखो इसमें क्या, मैं आपको सब में पहले समझाऊं भुजा, तो इसमें भुजा क्या है, देखो ए से लेके बी तक, यानी ए से लेके बी तक की जो दूरी है ये हमारी भुजा ए बी है, और ए से लेके सी तक की जो है हमारी क्या भुजा ए सी है, और बी से लेके सी तक की दूरी क्या है हमारी भुजा बी सी है। तो हमारी ए बी ए सी और बी सी, ये तीन भुजाएं हो गई हैं। ठीक है, ए बी बी सी सी ए, ये भुजाएं हो गई हैं। अब बात करते हैं तीन कोण की, तो इसके क्या है, जो हमारा ए क्या है, यहाँ पर ये कोण ए कहलाएगा, ये हमारा कोण दो बी सी कहलाएगा, ये कोण हमारा बी कहलाएगा। ठीक है, मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि कोण कब बनता है, जब दो किरणें क्या होती हैं आपस में एक उद्गम बिंदु से प्रारंभ होकर दो किरणें निकलती हैं, तो यहाँ पे उन दोनों किरणों के बीच क्या बनता है, एक कोण बनता है, जो कि हमने छठे चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इसमें तीन कोण होते हैं। अब बात करेंगे इसके शीर्ष के, तीन शीर्ष होते हैं। तो इसका जो बिंदु ए है, ये क्या है, जो यहाँ पे ए लिखा है, हमारा शीर्ष है। क्या कहलाता है, शीर्ष। शीर्ष का मतलब होता है आप ऊंचाई पर होना, क्या होना, ऊंचाई पर। जैसे मान लो आप कोई व्यक्ति है वो मंजिल पर खड़ा है, तो सबसे ऊपर खड़ा है, तो कहते हैं वो शीर्ष पर खड़ा है। क्या कहते हैं, शीर्ष पर खड़ा है। तो यही त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। अगर हम इस साइड हाँ इसको इस यहाँ जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से इसको बी ए को देखेगा तो ये सबसे ऊंचे कहलाएगा, यानी ये शीर्ष कहलाएगा। जब हम ए सी से देखेंगे तो ये शीर्ष कहलाएगा। जब हम ए बी की तरफ से देखेंगे तो हमारा बिंदु जो सी होगा ये हमारा शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, इसके तीन शीर्ष होते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो तीन बंद आकृति किस प्रकार होंगी। देखो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाऊं। जैसे मान लो हमारे पास ये है, हमारे पास ये तीन रेखा है, क्या है, मैंने काट लिया है तो आपको प्रैक्टिकल से अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे मान लो हमारी ये दो रेखाएं हैं, अब एक तीसरी रेखा ये है हमारी, क्या है, ये तीसरी रेखा है। तो अब हमारी ये जो तीन रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसके अंदर की जो आकृति क्या रहेगी, इसकी अंदर की यहाँ वाली, यानी इन दोनों तीनों के अंदर की रेखाओं के अंदर की जो आकृति हुई, ये बंद आकृति, ये कहलाएगी हमारी त्रिभुज। क्या कहलाएगी, त्रिभुज। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अब बात करते हैं हम इतना, त्रिभुज तो आपको क्लियर आ गया होगा समझ में कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक, आइए अब और अच्छे से मैं आपको प्रैक्टिकल से समझाऊंगा। हाँ, अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम इसमें, देखो आपको इतना समझ में आ गया होगा त्रिभुज क्या है। अब आगे टॉपिक है हमारा सर्वांगसम आकृति। क्या है, सर्वांगसम आकृति, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो अब सर्वांगसम आकृति क्या होती है, तो क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो अब हम सर्वांगसम आकृति को समझते हैं। देखो सर्वांगसम आकृति का अगर हम परिभाषा के तौर पर समझें तो इसका सर्वांगसम का अर्थ होता है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृति जिनके समान आकार हो और क्या हो, समान माप हो। ठीक, यानी समान माप होनी चाहिए, समान आकार होने चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आपको आकृति की बात करें तो आकृति कई प्रकार की होती है। तो जैसे मैं मान लो पहली एक आकृति की बात करता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास ये है। अब जैसे मान लो हमारे पास ये आ गए,
अब हमारे पास ये दो त्रिभुज है, क्या है हमारे पास दो त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज ए है, एक त्रिभुज ए है, ठीक है, इसका हम नाम दे रहे, इसका नाम त्रिभुज बी है और इसका नाम त्रिभुज ए है। अब हमारा त्रिभुज एक ए है और एक त्रिभुज बी है। अब ये दोनों त्रिभुज जो हैं हमारे त्रिभुज, अब हम इसे कैसे पहचानें कि आपस में सर्वांग है। तो इसमें देखो परिभाषा में क्या लिखी है, इसमें परिभाषा में दे रहा है सभी प्रकार से बराबर, यानी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो मोटाई वगैरह जितनी भी है सब कैसे समान होनी चाहिए, यानी समान माप होनी चाहिए। तो देखो जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, देखो एक दूसरे के ऊपर जब हमने इनको रख दिया तो आप देख सकते हैं इन्होंने एक दूसरे को, देखो क्या हुआ, पूरा घेर लिया, देख रहे हैं इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को पूरा घेर लिया है, पूरा घेर है, ऐसा नहीं है कोई अलग अब थोड़ा बहुत बाहर भाग निकल रहा हो, इन्होंने एक दूसरे को पूरे से क्या कर लिया, घेर लिया है। अब ये एक दूसरे को ढक रहे हैं पूर्णतः, तो ये क्या कहलाएंगे, हम कह देंगे कि हमारा जो त्रिभुज, हम कहेंगे कि जो हमारा त्रिभुज ये जो ए था, क्या था, त्रिभुज ए और बी, हम कह देंगे कि त्रिभुज ए और बी कैसे हैं आपस में, त्रिभुज ए और बी आपस में सर्वांग में, कैसे हैं, सर्वांग, ठीक है। और देखो और आकृति के तौर पर मैं दूसरी आकृति समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास और दूसरी आकृति है, वर्ग ले लिया मैंने, क्या ले लिया, अब मैं आपको सामने वर्ग ले लिया। अब देखो मैं आपसे हम वर्ग ले गया, अब इसमें वर्ग में क्या है, देखो हम क्या, इसकी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, यानी ये जो हमारे जो दो वर्ग हैं ये सभी प्रकार से कैसे हैं, बराबर। कैसे हैं कि देखो इनकी जो मोटाई है, मोटाई भी एक सी है, ठीक है, इनकी लंबाई एक सी है और इनकी जो भुजाएं वो भी एक सी हैं। और जब हम इन्हें एक दूसरे पर रखते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को ढक लेते हैं, क्या करते हैं, ये वर्ग जो है वो एक दूसरे को ढक लेते हैं, ठीक है, पूर्णतः ढक लेते हैं। तो यानी ये कैसी आकृति है आपस में, सर्वांग है, यानी सभी प्रकार से जब बराबर हो, उनकी माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होंगी तो क्या कहलाएंगे, ये सर्वांग। ठीक, इतना आपको समझ आ गया। अब देखो सर्वांग कब नहीं होंगी, जैसे मैं आपको सामने जैसे मान लो दूसरा ले रहा हूँ, अब मैंने एक त्रिभुज ये ले लिया, अब एक त्रिभुज हमारा ये है और एक त्रिभुज ये है। अब जैसे मान लो हैं तो दोनों त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। अब यदि मैं ऐसे इसके ऊपर रख दूं, अब मैं इसे इसके ऊपर रख दूं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसका हिस्सा बाहर निकल रहा है, क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अगर ये हिस्सा बाहर निकल रहा है तो ये जो हमारा त्रिभुज ए है और हमारा, जैसे मान लो इसको त्रिभुज और भी नाम दे दें, हम इसका नाम मान लो सी दे दें, क्या दे दें, इसका नाम हमने मान लो सी दे दिया, क्या दे दिया, सी। तो जो हमारा त्रिभुज सी है वो ए की कैसा है आपस में, सर्वांग नहीं है। तो ये सर्वांग आकृति के रूप में नहीं है, यानी ए जो है हमारा सी वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो ए त्रिभुज सी के कैसा नहीं है, सर्वांग नहीं है, ठीक है। और मैं आकृति और आपको बताऊं, जैसे मान लो हमारे पास दो स्केच हैं, हमारे पास दो स्केच हैं, तो देखो इनकी जो लंबाई है और इनकी जो माप है, देखो दोनों कैसे हैं, आपस में सेम है, बराबर है, छोटे बड़े तो है नहीं है, तो ये भी क्या है आपस में, सर्वांग आकृति के रूप में है, ठीक है। और जैसे मान लो अब मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल दूं, अब हमारे पास एक और है, इनको हटा देते हैं यहाँ पर लो, हमारे पास एक आयत ए है, एक आयत ए है, तो ये दो आयत है। अब देखो एक आयत कैसा है, छोटा है, बड़ा है तो दोनों आयत, तो हम ये थोड़ी कह देंगे ये आयत या इसके आपस सर्वांग नहीं, क्यों नहीं है, देखो वैसे हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, इसका भाग जो होगा वो क्या होता है, आपस में थोड़ा सा कट रहा है, बाहर कट रहा है, तो ये वाला आयत इस आयत के आपस में कैसा है, सर्वांग नहीं है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि सर्वांग आकृति क्या होती है, ठीक है, ओके। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सर्वांग आकृति क्या होती है। अब हम बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, क्योंकि हमारा पाठ का नाम है त्रिभुज, तो अब हम बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो अब त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। तो देखो त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, जैसे मान लो हमने अभी दो त्रिभुज लिए थे तो उनकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो कैसी थी, आपस में बराबर थी, ठीक है। तो सेम इस प्रकार में क्या होगा, तो इसमें भी कुछ क्या होता है, कोण वगैरह होती हैं, भुजाएं होती हैं, तो उनके आधार पर क्या होता है, त्रिभुजों की सर्वांग समता होती है, ठीक है। तो पहली सर्वांग समता क्या है, त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझो कि होती क्या था सर्वांग समता। तो इसमें क्या होता है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं क्या हो, मान लो कोई हमारे पास एक त्रिभुज ए है और एक हमारे पास एक त्रिभुज बी है, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहे हैं, तो हमारे इनको मान लेते हैं, तो कह रहे हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं संगत भुजाओं और कोणों के बराबर हो, यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मानो हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तो उनकी क्या हो, उनकी यानी इनकी जो कैसी हो, भुजाएं आपस में बराबर हो या कोण बराबर हो, तो क्या हो जाएंगे, यानी भुजाएं बराबर हो या कोण बराबर हो, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर की, यानी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज कैसा है, सर्वांग सम है। तो देखो जब इसमें हम ये इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, यूं घुमा के यूं ऐसा, और नीचे दो रंगीज खींचते हैं, तो इसको ये जो हमारा होता है सर्वांग सम का चिन्ह होता है, किसका होता है, ये जो होता है हमारा ये वाला ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, किसका होता है, सर्वांग सम। इसे हमें अपने सवालों में यूज करना होगा, ठीक है। ये होता है हमारा सर्वांग सम का चिन्ह, किसका होता है, सर्वांग सम का, ठीक है। तो याद रखना कि इसमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी आपस में हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर कैसा है, सर्वांग सम है। कब है सर्वांग सम, जब इनकी भुजाएं आपस में बराबर हैं और कोण बराबर है, ठीक है, ठीक है।
और देखो एक चीज़ और समझ लेते हैं कि एक नियम आता है सीपीसीटी का नियम, इसे ये भी हमें जरूर समझना चाहिए। देखो सीपीसीटी का नियम क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में सीपीसीटी लिख देते हैं। यानी इनके कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो इसकी भुजा AC और इसकी भुजा PR, यानी मान लो दो भुजाएं इसकी बराबर है। अब देखना, जैसे मान लो कि दो भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा कैसे कह देंगे, सीपीसीटी से कह देंगे कि तीसरी भुजा कैसी हो जाएगी, आपस में बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब जैसे मानो हमारे पास ये दोनों त्रिभुज है, हम कह दिया ए हमारी 4 सेंटीमीटर है, ए 3 सेंटीमीटर, ए 4 है, ए 3 है। अब ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, तो तीसरी भुजा जो बचेगी वो इनकी कैसी हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। किसके कारण, सीपीसीटी नियम के। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो उनकी जो तीसरी भुजा होगी वो कैसी हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपस में बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो अभी हमने आपको समझाया था कि सर्वांगसम जब आकृति हो जाती है तो पूर्ण रूप से बराबर ही होती है, यानी उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहते सभी मापे बराबर होती हैं। अब जब हमें दो मापे पता है तो सिंपल सी बात है, तीसरी माप भी आपस में बराबर रहेगी। क्यों रहेगी, कि त्रिभुज ए और त्रिभुज बी आपस में कैसे हैं, सर्वांगसम है। कैसे हैं, सर्वांगसम। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसलिए ये कैसी है, आपस में आकृति सर्वांगसम है। ठीक है, अब बात करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम आकृति क्या होती है, और त्रिभुजों की सर्वांगसमता के नियम। ठीक है, और सीपीसीटी नियम आ गया समझ में। अब बात करेंगे कि हम जो त्रिभुज की सर्वांगसमता के जो नियम होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं और किन किन नियमों की कंडीशन से त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे जो हमारा पहला नियम होता है SAS सर्वांगसम नियम। अब SAS सर्वांगसम नियम क्या होता है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं साइड एंगल साइड, और हिंदी में बोलते हैं भुजा कोण भुजा नियम। ठीक है, समझो क्या होता है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके संगत कोण के बराबर हो। अब देखो इसी आकृति से समझते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें हमारी AB की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, और BC की 4 है, यहाँ पे भी BC की 4 है, और इन दोनों भुजाओं के बीच में हमें एक कोण मिल रहा 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री है। तो जब हमें दो भुजाएं और एक कोण मिल जाए, और दो भुजाएं एक कोण मिल जाए, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम करना हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमें 3 वैल्यू चाहिए होंगी हमेशा। कितनी, 3। जब हमारे पास भुजा कोण भुजा हो या कोण कोण भुजा हो, यानी हमें 3 वैल्यू चाहिए हमेशा। हमारे पास जब तक 3 वैल्यू नहीं होंगी तो हम तक नहीं कह सकते कि त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो हमेशा 3 वैल्यू चाहिए सर्वांगसम करने के लिए। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगी, इसमें हमें दो भुजाएं मिल गई। क्या मिल गई, दो भुजाएं मिल रही हैं, एक कोण मिल रहा है। तो कौन सा नियम है, भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड। साइड का मतलब पहले भुजा मिली, फिर कोण मिला, फिर भुजा मिली, तो साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज PQR के। तो हम आप चाहें तो ये चिन्ह भी बना कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, आप देखो अगला नियम पढ़ते हैं अपन लोग। तो देखो अगला नियम क्या है, अगला नियम होता है ASA सर्वांगसमता नियम। ASA का मतलब होता है एंगल साइड एंगल, यानी हमें पहले कोण मिलेगा, फिर भुजा और फिर कोण। इसे हिंदी में बोलेंगे कोण भुजा कोण नियम। अब ये नियम कैसा होता है, तो इसकी हम परिभाषा चाहें तो लिख सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्या मिल जाए, दो कोण मिल जाए, और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो। देखो समझो, अब देखो इसमें क्या हमारे पास त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PQR है। आप चाहें तो और कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें जो कोण हमारा B है, क्या है हमारा कोण, जो हमारा कोण B है और जो हमारा कोण Q है, हमारा कोण B और कोण Q कैसे आपस में बराबर हैं। और यहाँ पे जो कोण C है और कोण R, दो कोण बराबर है, और इनके बीच में हमें मिल रही है एक भुजा, यानी BC की वैल्यू 4 है और QR की भी वैल्यू 4 है। तो यानी इनकी हमें दो कोण मिल गए, एक भुजा मिल गई। तो दो कोण जब एक भुजा मिले तो उसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, ASA नियम। हमें इन नियमों को अपने सवालों में लगाना होगा। ठीक है, इसलिए हम इन नियमों को पढ़ रहे हैं। ठीक, अब अगली बात करेंगे। तो जब इतना हम कह सकते हैं कि जब हमें दो कोण मिल गए, एक भुजा मिल गई, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपस में, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपस में, सर्वांगसम। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, अब अगले नियम की बात करेंगे, AAS सर्वांगसमता नियम, यानी एंगल एंगल साइड या भुजा भुजा कोण नियम। ये क्या होता है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कब होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो। क्या हो, दो कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। हम इसे AAS सर्वांगसम नियम कहते हैं। अब देखो इसमें समझो कि इसमें क्या है कि जो हमारी दो डबल लाइन लगी है, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि AB की लंबाई और PQ की लंबाई बराबर है,
और जो सिंगल डैश लगा है यानी BC और QR इनकी लंबाई बराबर है, और इनकी लंबाई के बाद जो तीसरी वैल्यू दे रहा है यानी C कोण और कोण, यानी इसमें हमें दो भुजाएं मिली। क्या मिली? इसमें हमें दो भुजाएं मिली और एक कोण मिला। तो हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे ये वाला त्रिभुज भी कैसा है आपस में? सर्वांगसम। किसके? त्रिभुज ABC के सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ठीक। अगला समझेंगे नियम। अगला नियम क्या होता है? अगला नियम है SSS सर्वांग समता नियम। SSS का मतलब होता है तीनों भुजाएं मिल जाए, हमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर मिल जाए। ठीक है, साइड साइड भुजा नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों कोणों के बराबर हो, कैसे हो? तीनों कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मान लो इसमें AB की वैल्यू दे रहा है 2 सेंटीमीटर, PQ की भी 2 दे रहे हैं, AC की 3 दे रहा है, PR की 3 दे रहा है, BC की 4 दे रहा है और QR की भी 4 दे रहा है, यानी इनकी माप है कैसी आपस में? बराबर है। मैं आपको समझा ही चुका हूँ, जब माप बराबर होती है तो त्रिभुज कैसे होते हैं आपस में? सर्वांगसम होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांगसम। अब देखो इसका लास्ट नियम क्या होता है? लास्ट नियम है हमारा, लास्ट नियम मैं आपको बताऊं, लास्ट नियम है हमारा RHS सर्वांगसमता नियम। क्या है? RHS सर्वांगसमता नियम। अब ये क्या होता है? इसका नियम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज क्यू साइड। ठीक है, अभी क्या होता है? यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कारण हो, क्या हो? एक त्रिभुज का कारण हो और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कारण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। समझो क्या है इसमें? देखो आप इतना तो जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जहां पर 90 अंश का कोण बनता है वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? ये 90 अंश का कोण बनना है, और आपने इतना तो पता ही होगा कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो इसमें लिखा है त्रिभुज का एक कर्ण हो, क्या हो? एक कर्ण हो और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण। देखो एक भुजा है, ये है, एक भुजा है और दूसरे कर्ण के क्या है? दूसरे कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, यानी इनकी जो हमारे कर्ण के सामने की भुजा हो और त्रिभुज की एक और भुजा कैसी हो? आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी जो कर्ण के सामने वाली भुजा है ये बराबर होनी चाहिए और इस भुजा के संगत दूसरी भुजा होगी जो यहाँ पर कोण बनना है उसी की नीचे वाली, ये कैसा हो जाएगा? RHS सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, इतने जो हमारे नियम थे, तो हमारे लिए इतने नियम काफ़ी थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, और आप चाहें तो इनकी नोट्स भी बनाकर लिख सकते हैं। आप इन्हें वीडियो पोस्ट करके आप इन्हें लिख सकते हैं, और हमें लिखना भी चाहिए। इस प्रकार के हमें नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के नोट्स बनाएंगे क्योंकि हमें एग्जाम में MCQs क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कई लोगों को क्या होता है MCQs क्वेश्चन बुक में नहीं दिए हैं, तो जो मैं क्या करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है, मैं यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी गाइडलाइन में जो होता है उसमें मैं पर डे एक MCQ डालता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए हो, या आप किसी भी मतलब जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, मैं क्लास 9th और 10th दोनों का डालता हूं। तो आप कम्युनिटी में जाकर उनके मैं प्रतिदिन एक क्वेश्चन डालता हूं और उसके 4 ऑप्शन देता हूं, तो आप जाइए और उसका आंसर दीजिए और चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है, और आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हमने जान लिया कि त्रिभुजों की सर्वांगसमता क्या होती है। ठीक है, सर्वांगसम आकृति क्या होती है, हमने इन सभी के बारे में जान लिया। और इसकी जितनी भी हमारे पास नियम थे, हमने बाकी के जो हमारी बुक में नियम थे, बुक में हो या मैंने अलग से ही पहले ऑलरेडी लिख लिए थे सारे नियम, तो इन सारे नियमों को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज की। किसकी करेंगे? एक्सरसाइज की। तो देखो हमारी जो प्रश्नावली है 7.1। ठीक है, तो हमने इन सब नियमों को लिख लिया है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम अपने क्या किसकी? प्रश्नावली की। तो प्रश्नावली क्या होगा, हम दूसरी वीडियो में बना लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या करेंगे हम, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, इसमें हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे ओनली, और जो हमारी प्रश्नावली 7.1 है इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए।